अभी हम लोगों ने देखा कि थोड़ी देर पहले लिविंग ग्रुप का कंसेप्ट, अब हम लोग इससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। अभी जो एग्जाम में पूछे गए हैं, करेक्ट लिविंग ग्रुप एबिलिटी ऑर्डर। चलो आप क्वेश्चन नंबर ऑर्डर लिविंग ग्रुप एबिलिटी का हम लोग अब प्रॉब्लम से फर्स्ट OH माइनस एंड H2O। मैं आपको लिविंग ग्रुप का ऑर्डर बताऊं। सेकंड, कौन ज्यादा अच्छा होगा? OH हाइड्रोक्साइड में OH माइनस SH माइनस। थर्ड, एसिटेट आयन इथॉक्साइड। ऑक्साइड आयन। Cl माइनस I माइनस। पहले इसको सॉल्व करो। हाइड्रा OH माइनस H2O हाइड्रोक्साइड आयन वाटर। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि हैलाइड आयन गुड लिविंग ग्रुप होता है, बट हाइड्रोक्साइड आयन OH माइनस SH माइनस ये सब पुअर लिविंग ग्रुप है। इन दोनों में अनायन और न्यूट्रल में ज्यादा स्टेबल कौन है? न्यूट्रल। गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा? वाटर। वाटर गुड लिविंग ग्रुप होता है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर, H2O का लिविंग ग्रुप की एबिलिटी ज्यादा होगा OH माइनस से। OH माइनस SH माइनस को कैसे चेक करेंगे? बेसिसिटी। मैंने आपको बताया विकअप द बेस बेस्ट लिविंग ग्रुप। इन दोनों में बेसिसिटी आप चेक करो। याद करो, मैंने पिछले क्लास वैसे हम लोग पीरियोडिक टेबल या केमिकल बॉन्डिंग में भी हम लोगों ने पढ़ा है। ये देखिए, सल्फर ऑक्सीजन ऑक्सीजन फैमिली का हाइड्राइड एसिडिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप क्या होता है? इंक्रीज करता है। OH माइनस इसका बेसिसिटी, SH माइनस टेलुरियम का हाइड्राइड। इसमें आप देखो, स्ट्रॉन्ग एसिड का अनायन वीक बेस है, तो ऑर्डर ऑफ बेसिसिटी अगर आप चेक करेंगे तो ये ऑर्डर बेसिसिटी का हो गया। बेसिसिटी ये ऑर्डर किसका है? एसिडिटी, एसिडिक कैरेक्टर। वीकर द बेस, वीक बेस कौन है? टेलुरियम, गुड लिविंग ग्रुप होगा। ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप, ये लिविंग ग्रुप का ऑर्डर हो गया। तो हम लोग अब इसमें देखेंगे ऑर्डर ऑफ लिविंग ग्रुप में टेलुरियम का हाइड्राइड, सल्फर, ऑक्सीजन। यहाँ हमारे पास दो हाइड्राइड है, ऑक्सीजन का और सल्फर का। गुड लिविंग ग्रुप कौन होगा? SH माइनस। थर्ड नंबर, थर्ड आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इन दोनों अनायन में मोर स्टेबल अनायन कौन है? ये आप देखो, ऑक्सीजन इसमें रेजोनेंस है, इसमें रेजोनेंस नहीं है। यहाँ रिलीजिंग ग्रुप ये इथॉक्साइड है, इथॉक्साइड है, और ये क्या है? एसिडेट आयन। एसिडेट आयन की स्टेबिलिटी अगर आप चेक करोगे तो रेजोनेंस की वजह से इंक्रीज कर रहा है, यहाँ रेजोनेंस नहीं है, यहाँ इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है, इसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। कौन ज्यादा स्टेबल होगा? एसिडेट आयन, गुड लिविंग ग्रुप। अब क्लोराइड और आयोडाइड में अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा I माइनस और Cl माइनस में गुड लिविंग ग्रुप कौन है? I माइनस, बिकॉज I माइनस इज वीक बेस। तो यहाँ नोट कर लोगे I माइनस वीक बेस, गुड लिविंग ग्रुप। एसिटेट आयन, ये भी इन दोनों में ये भी वीक बेस है, ये स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड का आयन है, ये दैट इज स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस। वीक बेस
ये न्यूट्रल है, वाटर गुड लिविंग ग्रुप। चलो एक रिएक्शन दे रहा हूं, इसमें लिविंग ग्रुप का क्वेश्चन पूछा गया, आप करोगे। बेंजाइल हैलाइड, क्वेश्चन नंबर 6, बेंजाइल हैलाइड react with sodium NaCl, सोडियम साइनाइड। अब हाइड्रोजन की जगह कौन आ गया? Cl, साइनाइड। साइनाइड लग गया। X, ये जो X हैलाइड मैं बता रहा हूं, इस X की जगह if X is OH NH2, अब आपको इसमें बताना है रिएक्शन रेट इज फास्ट, फास्टेस्ट रिएक्शन आप बताइए। इसमें OH, X की जगह OH NH2 सल्फर और ये आपका सल्फोनेट डायरेक्टली अटैच है। इसको आप बताओ। OH रिप्लेस होगा OH माइनस के फॉर्म में, NH2 माइनस, सल्फर और O माइनस। क्या इसमें आप जरा ध्यान से देखो, जैसे ही ये बॉन्ड निकलेगा इसका रेजोनेंस इसमें क्या होगा? ज्यादा होगा, इसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा। यहां से बॉन्ड निकल रहा है, सल्फर माइनस आ रहा है, नाइट्रोजन या ऑक्सीजन, सबसे फास्ट कौन सा होगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में फास्टेस्ट रिएक्शन किस में होगा? फोर्थ में, बिकॉज ये नेगेटिव चार्ज ऑन ऑक्सीजन एटम इज मोर स्टेबल ड्यू टू रेजोनेंस, रेजोनेंस स्टेबलाइज, इसलिए ये सबसे ज्यादा कौन होगा? फोर्थ। इसको नोट कर लो। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6, मैक्सिमम लिविंग ग्रुप एबिलिटी OH माइनस ट्राइफ्लोरोएसीटेट आयन Cl माइनस ट्राइफ्लोरोसल्फोनेट आयन। इन चारों में मैक्सिमम लिविंग ग्रुप एबिलिटी किसमें हो? अब आप अनायन की स्टेबिलिटी देख करके बताओ कौन ज्यादा हो। फर्स्ट OH माइनस है, पुअर लिविंग ग्रुप होता है। सेकंड एसिटेट आयन है, गुड लिविंग ग्रुप होगा। थर्ड भी गुड लिविंग ग्रुप है, फोर्थ भी गुड लिविंग ग्रुप है, बट मैक्सिमम पूछ रहा है, ये हमको ध्यान देना है। इस एसिटेट आयन का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करो, CF3, ये देखिए इन दोनों आयन में अगर आप चेक करोगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, दोनों ही आयन में रेजोनेंस स्टेबलाइज है, बट ये ज्यादा मोर रेजोनेंस इसमें है। दोनों -I पे -I मैक्सिमम लग रहा है। आयन की स्टेबिलिटी ऐसे ही ज्यादा होगा। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ एन आयन। सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है? सल्फोनेट आयन। सल्फोनेट आयन
एसीटेट से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सल्फोनेट, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज दोनों में ऑक्सीजन पे जा रहा है, बट इसमें क्या है? मोर रेजोनेंस है। मोर रेजोनेंस, मोर विल बी स्टेबिलिटी। तो मैक्सिमम लिविंग ग्रुप एबिलिटी इसमें ट्राइफ्लोरोसल्फोनेट आयन, सुपर लिविंग ग्रुप भी इसको कहते हैं, सुपर लिविंग ग्रुप। ठीक है, चलिए लिविंग ग्रुप हो गया कंप्लीट। अब हम लोग इससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे हम लोग करेंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन का नाम क्या है। अभी तो हमने देखा न्यूक्लियोफिलिसिटी, बेसिसिटी, सॉल्वेंट, लिविंग ग्रुप। अल्काइल हैलाइड चैप्टर में अगर आप देखोगे कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हाइड्रोजन को रिप्लेस करने वाले रिएजेंट का नाम न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल, ये न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करता है, जैसा कि अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा। मैं बार बार इस पॉइंट को रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। न्यूक्लियोफाइल में हाइड्रोजन हैलाइड को रिप्लेस कर रहा है, तो रिप्लेसमेंट को हम लोग सब्स्टिट्यूशन करते हैं, सब्स्टिट्यूशन। और रिप्लेस करने वाला कौन है? न्यूक्लियोफाइल, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हमेशा ध्यान देना है, अल्काइल हैलाइड में हमको जो रिएक्शन मिलेगा वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मिलता है, एंड इफ द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टेक्स प्लेस बाय न्यूक्लियोफाइल नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो आज के बाद ध्यान देना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में जब भी कोई भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहीं भी लिखा रहेगा इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक, कौन सा रिएक्शन होगा? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हम लोग दो रिएक्शन यहाँ अल्किल हैलाइड में पढ़ते हैं, एक तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन NHR और सेकंड है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन, ये दोनों रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था, थोड़ा हम डिस्कस किए थे। अब उसका एप्लीकेशन रिएक्शन हमको यहाँ दिखेगा। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड एलिमिनेशन रिएक्शन, दो रिएक्शन अल्काइल हैलाइड में हमेशा हमको मिलेगा। और वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो ऐसा है वो किसके द्वारा होता है? न्यूक्लियोफाइल। इस वजह से हमने NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन लिख दिया। सेकंड एलिमिनेशन देखेंगे, एलिमिनेशन बेस के प्रेजेंस में होता है। भाई रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल है और यही बेस की तरह भी काम करेगा तो एलिमिनेशन कराएगा, कार्बन पे अटैक करेगा तो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन होगा। तो पहले हम लोग देखेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। If the substitution reaction takes place by nucleophile, known as nucleophilic substitution reaction, NSR. NSR types of NSR. अल्काइल हैलाइड के चैप्टर के बेस पे, अल्काइल हैलाइड के चैप्टर के बेस पे हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का को डिफरेंशिएट करेंगे। फर्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ अल्काइल हैलाइड, यूनिमॉलिक्यूलर, एंड सेकंड बाइमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, हम लोग NSR न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को टू पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिमॉलिक्यूलर एंड बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक। बाइमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये ध्यान देना। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और उस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है बाय न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लासिफाइड इन टू कैटेगरी, फर्स्ट यूनिमॉलिक्यूलर एंड सेकंड बाइमॉलिक्यूलर। यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यूनिमॉलिक्यूलर केमिकल काइनेटिक्स में आप जानते होंगे, पढ़े होंगे, जिसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 आ रहा है, यूनिमॉलिक्यूलर 2 आएगा, बाइमॉलिक्यूलर। तो हम लोग इस यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को SN1 के नाम से जानते हैं और बाइमॉलिक्यूलर को SN2 के नाम से जानेंगे।
तो आज के बाद हम लोग अल्काइल हैलाइड में जो चैप्टर्स NSR मैकेनिज्म होगा वो क्या पढ़ेंगे, SN1 एंड SN2। SN क्या है? S मींस सब्स्टिट्यूशन, N मींस न्यूक्लियोफिलिक, SN न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, 1 क्या है? यूनिमॉलिक्यूलर। SN2 2 क्या है? बाइमॉलिक्यूलर, N क्या है? न्यूक्लियोफिलिक, S क्या है? सब्स्टिट्यूशन। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन, तो आप इसको नोट कर लो, SN1 एंड SN2। आज के बाद हम लोग ध्यान देंगे SN1 कहीं भी लिखा होगा मींस 1 मींस यूनिमॉलिक्यूलर, किसी भी रिएक्शन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा, यूनिमॉलिक्यूलर होगा, एक ही किसी मॉलिक्यूल का रिएक्शन डिपेंड करेगा यूनिमॉलिक्यूलर, दो लोगों पे डिपेंड करेगा बाइमॉलिक्यूलर। रिएक्शन किसके द्वारा होगा? न्यूक्लियोफाइल के द्वारा, दैट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए इसको हम लोग थोड़ा डिस्कस कर ले। SN1 रिएक्शन एंड SN2 रिएक्शन। SN1 रिएक्शन और SN2 में सबसे फर्स्ट पहले कुछ पॉइंट दोनों में डिफरेंस बता दे, फिर उसके बाद आप नोट करना SN1 एंड SN2। SN1 एंड SN2 रिएक्शन। हमने बताया कि दोनों केस में अगर आप देखोगे, अल्काइल हैलाइड चैप्टर पढ़ रहे हैं, अल्काइल हैलाइड के लिए अल्काइल हैलाइड हमने यहां रख दिया एक बल्कि स्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल टर्सरी अल्काइल हैलाइड R1 R2 R3। एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हमने टर्सरी अल्किल हैलाइड SN1 में रख दिया और SN2 में प्राइमरी अल्किल हैलाइड। अब जरा ध्यान देना, ऐसा मुझे अभी ऐसा नहीं है कि क्यों टर्सरी रख लिया प्राइमरी वहां रख दिया, अभी थोड़ी देर में क्लियर हो जाएगा। अल्काइल SN1 रिएक्शन में जो हम लोग सॉल्वेंट लेते हैं, सॉल्वेंट सबसे पहले मैं बात करूं सॉल्वेंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। SN2 में पोलर एप्रोटिक। अब देखो सॉल्वेंट का रोल यहां दिखाई देगा, पोलर एप्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट SN1 रिएक्शन में यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में दिखाएंगे, पोलर एप्रोटिक बाइमॉलिक्यूलर में SN2 रिएक्शन में देखेंगे। पोलर प्रोटिक क्या है? फॉर एग्जांपल वाटर, H2O। H2O होगा तो उस रिएक्शन में हम लोग कहेंगे कि हाइड्रोलिसिस हो रहा है, लिसिस। अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, ये पोलर प्रोटिक है। एथेनोलिसिस, एसिटिक एसिड, एसिटोलिसिस, अमोनिया रख दें, अमोनोलिसिस, हम लोग ये देखते हैं कि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट में लिसिस होता है। लिसिस मतलब बॉन्ड का क्लीवेज, टूटना। तो जब भी पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट दिया रहे, मतलब आप ये समझ जाना वहां सॉल्वोलिसिस, देयर इज सॉल्वोलिसिस। SN1 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड बॉन्ड का सॉल्वोलिसिस होता है, जबकि SN2 रिएक्शन में अल्काइल हैलाइड बॉन्ड का सॉल्वोलिसिस नहीं होता है, बिकॉज सॉल्वेंट क्या है? पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट हमेशा लिसिस का काम करता है, सॉल्वोलिसिस या आयोनाइजेशन का काम करेगा, सॉल्वोलिसिस और आयोनाइजेशन। तो जब हम टर्सरी अल्किल हैलाइड रखते हैं
तो यहां हमको सॉल्वेंट रखेंगे तो सॉल्वोलिसिस होगा, सॉल्वोलिसिस, ध्यान देना, सॉल्वोलिसिस होगा, जबकि SN2 रिएक्शन में सॉल्वोलिसिस नहीं होता है। हम दोनों को एक बार डिस्कस करें, फिर SN1 को अच्छे से लिखेंगे। SN1 में सॉल्वोलिसिस होने की वजह से आप जरा ध्यान से देखो इसका स्ट्रक्चर कैसा बनेगा। सॉल्वोलिसिस, चलो भाई ध्यान दो, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, सॉल्वोलिसिस हो रहा है, सॉल्वोलिसिस होने के बाद कैटायन एनायन बनेगा और अल्काइल हैलाइड में कैटायन एनायन मतलब कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो गया, कार्बोकैटायन। ये कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन SN2 रिएक्शन में नहीं होगा क्योंकि वहां सॉल्वोलिसिस नहीं होता है। तो हम लोग SN1 रिएक्शन को बताते हैं कि ये 2 स्टेप में पॉसिबल occur in 2 स्टेप। इन फर्स्ट स्टेप दैट इज स्लो स्टेप, इसको हम RDS भी कहते हैं। स्लो स्टेप को रेट डिटरमाइनिंग स्टेप के नाम से जानते हैं क्योंकि बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, लिसिस हो रहा है, तो कोवैलेंट बॉन्ड का लिसिस होगा तो बहुत स्लो होगा। स्लो स्टेप को हम लोग क्या कहते हैं? RDS। इस पॉइंट को नोट करना, स्लो स्टेप को RDS नाम दे रहे हैं। फर्स्ट स्टेप इज स्लो स्टेप। जैसे ही सॉल्वोलिसिस होगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होता है। इंटरमीडिएट मतलब आप ये सोचते इमेजिन करते चलो कि जितने भी कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, अगर वहां इफ देयर इज सॉल्वेंट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होगा तो लिसिस होता है बॉन्ड का, और सॉल्वोलिसिस होगा इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है। अब हम लोग यहाँ रिएक्शन क्या पढ़ रहे हैं? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल आप लाकर रख दो, वो आकर के इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, नया प्रोडक्ट मिल जाएगा। अब आपको जरा ध्यान से देखना है, कार्बोकैटायन पे जब ये अटैक करेगा, कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होता है, तो रिएक्शन कैसा होगा? स्लो की फास्ट। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ड्यूरिंग सब्स्टिट्यूशन ऑफ अल्किल हैलाइड, सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलाइड आयन, हैलाइड आयन के सब्स्टिट्यूशन में जो फर्स्ट स्टेप है वो स्लो है कि फास्ट? स्लो, RDS है। सेकंड स्टेप क्या है? फास्ट। अब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकैटायन पे अटैक करेगा, लेकिन हमको सब ध्यान देना है कार्बोकैटायन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2। ज्योमेट्री कैसा होता है? प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से ये न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से भी अटैक करेगा, बॉटम से भी, ये देखो बैक से भी अटैक करेगा, टॉप अटैक करेगा, बॉटम अटैक करेगा। प्लेनर ज्योमेट्री होने की वजह से न्यूक्लियोफाइल को अगर आप देखोगे तो टॉप, बॉटम, फ्रंट एंड बैक साइड। अब आप जरा देखिए, अगर ये फ्रंट से अटैक करेगा तो प्रोडक्ट इसका ये बना, और हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक पॉइंट हमेशा ध्यान देते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है दोनों एक दूसरे का मिरर इमेज दिख रहा है, अपोजिट रोटेशन दिख रहा है, और अपोजिट रोटेशन को हम DL मिक्सचर भी बोलते हैं। DL, D+L, रेसमिक मिक्सचर। DL ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में पढ़ते हैं। DL मिक्सचर D+L दैट इज नोन एज रेसमिक मिक्सचर। रेसमाइजेशन हो रहा है,
रेसिमाइजेशन। आप ये देखो इसके रेस्पेक्ट में ये क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसको डेक्स्ट्रो रोटेटरी नाम दे रहे हैं, तो इसको इसे उल्टा इमेज दिख रहा है तो इसको क्या कहते हैं, लियो रोटेटरी। तो डी और एल को डेक्स्ट्रो और लियो कर रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बता रहे हैं, रेसिमाइजेशन। अब आप जरा समझिए, हमने ये कार्बोकैटायन जो लिया, ये कार्बोकैटायन है, मतलब जो मॉलिक्यूल था जिससे बना ये सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल, इससे 4 डिफरेंट एटम और ग्रुप अटैच है। एक हेलोजन है, 3 R1 R2 R3 है, तो ऐसे डिफरेंट मॉलिक्यूल को असिमेट्रिक, ये इसको हम कायरल नाम देते हैं, कायरल। तो हमेशा ध्यान रखना है, एल्किल हैलाइड चैप्टर जब भी पढ़ेंगे, इफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल इज कायरल। कायरल किसको कहते हैं, जिस कार्बन से 4 डिफरेंट एटम जुड़ा हो उसको कायरल नाम देते हैं। जिसमें सिमेट्री नहीं हो, सिमेट्री अब्सेंट हो, उसको हम कायरल कहते हैं। एसिमेट्रिक हो, कायरल कहलाता है। कोई भी सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। और इफ रिएक्टेंट इज कायरल देन प्रोडक्ट विल बी रेसिमाइजेशन। देखिए इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने सबसे पहले बताया, फिर से एक बार रिवाइज करा दें। सॉल्वोलिसिस होता है SN1 में, क्यों, क्योंकि सॉल्वेंट कैसा होता है, पोलर प्रोटिक। प्रोटिक होगा तो सॉल्वोलिसिस होगा। एग्जांपल वाटर था तो क्या था, हाइड्रोलिसिस। अमोनिया होगा तो अमोनोलिसिस। ये सॉल्वेंट भी न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करने लगता है। The polar protic solvent act self act as a nucleophile, खुद ना काम करने लगेगा न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे ही सॉल्वेंट आप पोलर प्रोटिक रखोगे, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का क्लीवेज होगा। इस बॉन्ड कोवैलेंट बॉन्ड है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। यहाँ स्टेट कैसा होगा, स्लो स्टेट, दैट इज नोन एज RDS। जब बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा, लिसिस होगा, तो वहां अनायन जनरेट होगा, कैटायन एंड अनायन। कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया और X- लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला गया। अब ये जो कार्बोकैटायन बना तो न्यूक्लियोफाइल आकर उस पर अटैक करेगा। इंटरमीडिएट की रिएक्टिविटी हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है। कार्बोकैटायन इज प्लेनर, हम सब लोग जानते हैं कार्बोकैटायन की ज्योमेट्री कैसा होता है, प्लेनर। ड्यू टू प्लेनर ज्योमेट्री न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम फ्रंट, बैक, टॉप और बॉटम। अब इसमें जरा ध्यान देना है, जब इस कार्बोकैटायन पे न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा तो स्ट्रक्चर को आप देखो, R1 R2 R3 तीन लोग हैं, तीनों डिफरेंट है। न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से अटैक करेगा तो ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा, बैक साइड से अटैक करेगा ये बनेगा। और दोनों स्ट्रक्चर एक दूसरे का कैसा दिख रहा, मिरर इमेज। इसके रेस्पेक्ट में राइट हैंड साइड है डेक्स्ट्रो रोटेटरी क्लॉकवाइज। इसके रेस्पेक्ट में लेफ्ट हैंड लियो रोटेटरी एंटी क्लॉकवाइज। तो ये डी और एल डेक्स्ट्रो और लियो जो बता रहे हैं दूसरे का मिरर इमेज है। इसको उठा के इसके ऊपर रख दो, सुपर इम्पोज नहीं कर पाएगा। इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, रेस्मिक एनॉन्सियोमरिज्म, रेसिमाइजेशन नाम दे रहे हैं। हमेशा एक बात ध्यान देना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब भी कोई स्ट्रक्चर बने उसका मिरर इमेज अगर आप देखोगे, कोई भी मिरर इमेज बने, इसका मिरर इमेज आप बनाओ और इसका मिरर इमेज इस पे रखो, क्या ये ढक पा रहा है, नहीं। तो हम लोग इसको नॉन सुपर इम्पोजेबल नाम देते हैं। तो ये नॉन सुपर इम्पोजेबल है, सुपर इम्पोज मतलब ढक ले, नॉन सुपर इम्पोजेबल है मतलब इसमें ऑप्टिकल आइसोमरिज्म दिखता है, ऑप्टिकली एक्टिव होता है, दैट इज नोन एज रेसिमाइजेशन D+L। हम ये कर रहे हैं कि जब ये न्यूक्लियोफाइल टॉप बॉटम, टॉप से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक करेगा, जरूरी नहीं है कि इसका मिरर इमेज ही बने, मिरर इमेज उल्टा भी आ सकता है। इस न्यूक्लियोफाइल को यहां दिखा दें तो आप किसी भी सब्सटेंस को, किसी भी कंपाउंड को, इमेज तो उसका बन रहा हो बट सही इमेज नहीं बन रहा हो, तो ऐसे स्ट्रक्चर को डायस्टीरियोमरिज्म कहते हैं। लेकिन जिस मॉलिक्यूल का रियल इमेज बने और वो नॉन सुपर इम्पोजेबल हो तो उसको एनॉन्सियोमरिज्म कहते हैं। तो हम लोग इसको ही पढ़ेंगे, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में भी देखते रहेंगे। एनॉन्सियोमरिज्म, डायस्टीरियोमरिज्म। आप जरा ध्यान देना, रेसिमाइजेशन D+L मिक्सचर सब SN1 में पॉसिबिलिटी है और उसका सिर्फ पॉसिबल रीजन है ड्यू टू इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। और इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन किससे बना है, कायरल मॉलिक्यूल से बना है। तो हम लोग SN1 रिएक्शन को फिर से एक बार ध्यान दें। अल्किल हैलाइड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में सॉल्वेंट हम लोग क्या रखेंगे, पोलर प्रोटिक। जबकि मैंने बताया SN2 में सॉल्वोलिसिस नहीं होता है, SN2 में सॉल्वोलिसिस नहीं होगा क्योंकि सॉल्वेंट क्या है, पोलर, ये प्रोटिक। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या होता है, जहां H बॉन्ड बनता है, एक दूर H+
कि निकलने की टेंडेंसी है, हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी है, प्रोटिक सॉल्वेंट है। ये वाटर, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया वाटर, हाइड्रोलिसिस, लिसिस मतलब टूटना, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ देगा, और जैसे ही कार्बोकेटायन बनेगा इसकी रिएक्टिविटी बहुत ज्यादा होगा एंड न्यूक्लियोफाइल अटैक ऑन कार्बोकेटायन। प्लेनर ज्योमेट्री है, अगर ये कार्बोकेटायन डिफरेंट ग्रुप से जुड़ा हुआ है तो प्रोडक्ट वहां हमेशा 2 बनेगा। इफ रिएक्टेंट इज कायरल वहां SN बनता है। अब जरा ध्यान से देखोगे, हमने कहा कि पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट SN2 में लेंगे, सॉल्वोलिसिस ही नहीं होगा। यहां सॉल्वोलिसिस ने क्या काम किया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन को लिसिस होने की वजह से X माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में आसानी से चला गया। जरा SN2 को देखो, SN2 में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, हमने अल्काइल हैलाइड ले लिया, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम X लिख दिया। इसमें जरा ध्यान से देखिए, ये हाइड्रोजन जो है ना हैलाइड आयन, वो रिप्लेस ही नहीं होगा, जाएगा ही नहीं लिविंग ग्रुप के फॉर्म में, क्योंकि माहौल, सॉल्वेंट को हम माहौल भी कहते हैं। हमारा ऐसा माहौल है कि यहां से X माइनस रिप्लेस नहीं होगा तो न्यूक्लियोफाइल आएगा पहले ही रिएक्शन में, और ये बैक साइड से इस कार्बन पे अटैक करता है, बैक साइड से, और कार्बन की वैलेंसी पहले से 4 है। जैसे इस कार्बन के साथ जुड़ेगा न्यूक्लियोफाइल कार्बन पार्शियल बॉन्ड बनना शुरू हो जाएगा। That is known as ट्रांजिशन स्टेज। ट्रांजिशन स्टेज किसको कहते हैं, जहां स्टेबल स्ट्रक्चर, ये जो मॉलिक्यूल दिख रहा है वो स्टेबल ना हो, क्या हो जाए, अनस्टेबल हो जाए। अब आप खुद देखो कैसे अनस्टेबल होगा। यहां तो लिसिस हो गया, न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले X चला गया, लिविंग ग्रुप चला गया, सॉल्वोलिसिस की वजह से टूट गया। यहां ऐसा हो नहीं रहा। इस कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में न्यूक्लियोफाइल बैक साइड से अटैक कर रहा है, यहाँ बैक साइड से अटैक नहीं कर रहा था। दोनों में डिफरेंस देखो, SN1 2 स्टेप में होता है, 2 स्टेप में होता है। पहली बात ध्यान देना, ये ओनली 1 स्टेप में होता है, 1 स्टेप। SN2 पहले ही स्टेप में आप देखो न्यूक्लियोफाइल आया, बैक साइड से अटैक कर दिया कार्बन हाइड्रोजन। हमारा मेन टारगेट क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है। SN1 रिएक्शन में आप जरा ध्यान से देखिए कि अगर आप हाइड्रोजन को रिप्लेस कर रहे हो तो कौन कौन से ऐसे माध्यम है जिससे कि आप रिप्लेस कर सकते हो। SN1 SN2 दोनों को आप चेक करो। SN1 में लिसिस, सॉल्वोलिसिस के थ्रू रिप्लेस हो रहा है, जबकि SN2 में सॉल्वोलिसिस के थ्रू रिप्लेस नहीं हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल को पहले ही आना पड़ गया और आया तो उस कार्बन पे अटैक किया, ये पार्शियल बॉन्ड अभी तुरंत हाइड्रोजन तो रिप्लेस होगा नहीं। इस कार्बन के वैलेंसी में पहले से 4 इलेक्ट्रॉन था, एक लोग और उसके घर में आ गए, कितने लोग आ गए, 5। स्ट्रक्चर कैसा हो गया, अनस्टेबल, और अनस्टेबल को ही ट्रांजिशन स्टेज बोल रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेज। एंड ये जो ट्रांजिशन स्टेज है, इसके बाद द कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बिकम वीकर। धीरे धीरे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और ये क्या होगा, वीक, और हमको एक प्रोडक्ट मिल जाएगा। ध्यान देना, न्यूक्लियोफाइल जो आया वो X को रिप्लेस कर दिया और वो X माइनस लिविंग ग्रुप के फॉर्म में चला गया। X माइनस उल्टा प्रोडक्ट बन रहा है, जिधर जिस साइड X था लिविंग ग्रुप उधर न्यूक्लियोफाइल नहीं जुड़ रहा, उसके अपोजिट। इसको इन्वर्जन नाम देते हैं, इन्वर्जन मतलब उल्टा। जैसे आंधी आ जाए, छतरी आप लिए हो, उल्टा हो जाए, तेज आंधी, इन्वर्जन हो गया। तो SN2 में 100% इन्वर्जन होता है, केवल एक प्रोडक्ट बनता है, ओनली 1 स्टीरियो आइसोमर। आइसोमर की बात करें तो सिंगल आइसोमर बनता है। SN1 में ऐसा नहीं है, मोर देन 1 बन रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन बनता है। तो हमको आज की क्लास में ध्यान रखना है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन 2 तरह का, SN1 एंड SN2। SN1 reaction occur in 2 steps, whereas SN2 reaction occur in 1 step, only 1 step. In SN1 की बात करें, first step solvolysis or ionization of alkyl halide takes place. Solvolysis or ionization of alkyl halide takes place. That is slow step, RDS, and give इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो गया, दैट इज प्लेनर।
इन सेकंड स्टेप न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक ऑन कार्बोकेटाइन, कार्बोकेटाइन बहुत तेजी से अटैक करेगा फ्रॉम फ्रंट, बैक, टॉप और बॉटम। अब डिपेंड करेगा कि अटैक कर रहा है तो इस कार्बोकेटाइन से, मतलब रिएक्टेंट में ये जो मॉलिक्यूल, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है, सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल में नेचर कैसा है, यहाँ R1 है, यहाँ R2 है, यहाँ R3 है, तो इस जगह पे जरा ध्यान देना। डिफरेंट प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहेगा। इफ रिएक्टेंट इज कायरल, प्रोडक्ट विल बी, ध्यान देना, वहां एक से ज्यादा बन रहा है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल इस कार्बोकेटाइन पे कहीं से भी अटैक करता है। क्यों कहीं से करेगा? प्लेनर स्ट्रक्चर है, प्लेनर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड स्टेप फास्ट होता है, रिएक्टेंट कायरल होगा तो प्रोडक्ट भी हमारा एक से ज्यादा बनेगा। SN2 की बात मैंने की, SN2 में सॉल्वोलिसिस होता ही नहीं है, एक स्टेप में रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफाइल आया, डायरेक्ट बैक साइड से, देखो लिविंग ग्रुप की साइड से क्यों नहीं कर रहा है। आप किसी को रिप्लेस करना चाहते हो और जिसको रिप्लेस करना चाहते हो उसी के सामने आके खड़े हो जाओ, क्या वो रिप्लेस होगा? नहीं। तो हम लोग उसको रिप्लेस करने के लिए उसके साइड से आना होगा, मतलब यहाँ बैक साइड से आना होगा। न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, अपोजिट साइड ऑफ लिविंग ग्रुप, और जैसे ही अपोजिट साइड से अटैक करेगा, पहले तो धीरे धीरे आकर के वो जगह बनाएगा अपना बैठने के लिए, और वहां पार्शियली बॉन्ड जुड़ना शुरू हो जाएगा, पार्शियली बॉन्ड दिखेगा, दैट इज नोन एज ट्रांजिशन स्टेज। द कार्बन न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बिकम स्ट्रॉन्गर, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, एंड कार्बन लिविंग ग्रुप वीकर, एंड फाइनली गिव न्यू प्रोडक्ट दैट इज इन्वर्जन। वहां इन्वर्जन दिख रहा है, ये ध्यान रखना। SN2 में एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है जिसका नाम क्या होता है? इन्वर्जन होता है। अब चलिए देखिए इन दोनों स्ट्रक्चर को आप ध्यान से देखो, क्यों इसका नाम SN1 पड़ा और क्यों इसका नाम SN2 पड़ा। SN1 यूनिमॉलिक्यूलर क्यों है? क्योंकि हम लोग अभी फिजिकल केमिस्ट्री में आप पढ़ोगे केमिकल काइनेटिक्स, किसी भी रिएक्शन का रेट जानना चाहोगे आप, बड़े आसानी से जान सकते हो। यहाँ जो रेट है वो किस पे डिपेंड कर रहा है? कंसंट्रेशन, ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। SN1 में क्यों? न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल है? नहीं। न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही X, जिसको आप रिप्लेस करने के लिए आज केमिस्ट्री पढ़ो, जिसका सब्स्टिट्यूशन पढ़ने जा रहे हो, वो चला गया। तो न्यूक्लियोफाइल के पहले ही X रिप्लेस हो गया, X को रिप्लेस कर दिया किसके थ्रू? लिसिस, सॉल्वोलिसिस के थ्रू। न्यूक्लियोफाइल अनअफेक्टेड है, वो बाद में आ रहा है, कार्बोकेटाइन जिसको बना बनाया जगह मिल गया, अगर अटैक कर रहा है, बैठ गया। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल इज अनअफेक्टेड। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1, दैट इज SN1। जरा SN2 में देखो, रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। जिसको आप रिप्लेस करने जा रहे हो, जिस मॉलिक्यूल का नेचर कैसा है, स्टेरिक हिंड्रेज तो नहीं है, वहां पे भीड़ ज्यादा तो नहीं है, रिपल्सन ज्यादा नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना है। और जिसको आपने भेजा है रिप्लेस करने के लिए, उसका नेचर कैसा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल है, वीक न्यूक्लियोफाइल है, मॉडरेट न्यूक्लियोफाइल है। तो यहाँ रिएक्शन दोनों पे डिपेंड कर रहा है, अल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल। तो दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना है? 2, दैट इज नोन एज बाइमॉलिक्यूलर, इसलिए इसको हम लोग SN2 करते हैं। चलो अब अभी इसमें बहुत सारे पॉइंट को आगे डिस्कस करते चलेंगे, पहले इतना आज समझ लो। एक बार फिर से रिवाइज कराएं। SN1 रिएक्शन में सॉल्वेंट कैसे यूज करते हैं? पोलर प्रोटिक, सॉल्वोलिसिस या आयोनाइजेशन। एग्जांपल हाइड्रोलिसिस, हम वाटर लिए तो अमोनिया ले लिया, अमोनोलिसिस, एसिटिक एसिड ले ले, एसिटोलिसिस, इथाइल अल्कोहल ले ले, इथेनोलिसिस। SN2 में सॉल्वेंट कैसा लेते हैं? पोलर एप्रोटिक। क्या वहां सॉल्वोलिसिस होता है? नहीं। SN1 में सॉल्वोलिसिस होने की वजह से इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है, इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होगा। और हमको याद रखना चाहिए, हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा है, कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होता है? सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसका होता है? टर्सरी। टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल। आप बताओ, जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगा, उसके प्रोडक्ट के बनने की पॉसिबिलिटी भी ज्यादा होगा। तो हम लोग कौन सा ऐसा अल्किल हैलाइड यहां लें जो कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल हो? टर्सरी। इसीलिए SN1 रिएक्शन में हम लोग सबसे ज्यादा प्रेफर करते हैं किसको? टर्सरी अल्किल हैलाइड। क्यों? क्योंकि टर्सरी अल्किल हैलाइड की वजह से
सॉल्वोलिसिस होगा एंड ड्यू टू सॉल्वोलिसिस देयर इज इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन इज फॉर्म। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान रखना है। क्या ऐसा SN2 रिएक्शन में हो रहा है? नहीं, सॉल्वोलिसिस नहीं हो रहा है। आपसे एग्जाम में पूछेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कहां होता है, SN1 के SN2, आप तुरंत बताओगे SN1। इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कहां नहीं होता है, SN2। ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन कहां होता है, SN2। ट्रांजिशन स्टेज का फॉर्मेशन कहां नहीं होता है, SN1। ये ध्यान रखना है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 किसका आता है, SN1। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 किसका आता है, SN2। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, SN1। रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ओनली ऑन concentration of alkyl halide, SN1. Nucleophile is unaffected, SN1. The rate of reaction depends on concentration of alkyl halide as well as nucleophile, SN2. दो लोगों पे डिपेंड कर रहा है, इसीलिए उसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। दैट इज नोन एज बाइमॉलिक्यूलर। बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन किसको कहते हैं, SN2 को। यूनिमॉलिक्यूलर किसको कहते हैं, SN1 को कहते हैं। अब जरा आप सोचो, SN1 में न्यूक्लियोफाइल अनअफेक्टेड है, तो यहाँ वीक न्यूक्लियोफाइल चल जाएगा, वीक न्यूक्लियोफाइल चलेगा। न्यूट्रल मॉलिक्यूल, न्यूट्रल तो ऐसे ही वीक है, अनायन स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल होता है। जरा आप बताइए यहाँ कौन सा न्यूक्लियोफाइल चलेगा, वीक से नहीं होगा, रिप्लेस करने जा रहा है, इसलिए यहाँ कैसा न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल फेवर SN2 रिएक्शन। यहाँ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है। अनायन स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा। ध्यान रखना है। आपको मैं एक बेहतर एग्जांपल बता रहा हूं। आप ट्रेन में जर्नी करते हो, कहीं भी, आप मान लीजिए आपको दिल्ली जाना हो, कहीं किसी भी शहर जाना हो, ट्रेन में आप बैठ के जाओगे, दो पॉसिबिलिटी है। अगर आप ज्यादा बाहुबली हो, स्ट्रॉन्ग हो, जैसे VIP नेता लोग होते हैं, पता चला कि वो आने वाले हैं इस में, इसी जगह पर बैठने वाले हैं, तो उनकी वजह से हम सीट छोड़ देते हैं, उस जगह को छोड़ के कहीं और चले जाते हैं। तो ऐसा ये किस में दिख रहा है, SN1 में कि SN2 में? SN1 में। न्यूक्लियोफाइल के आने के पहले ही X चला गया, लिविंग ग्रुप चला गया, क्योंकि हमने ऐसा माहौल बना दिया। ये जो सॉल्वेंट है ना, माहौल, हमारा माहौल ऐसा बन गया, ये सॉल्वेंट पोलर सॉल्वोलिसिस कर दिया, आने के पहले हमला हो गया। मतलब हर पहले ही हमने सॉल्वेंट ऐसा रख दिया कि X को जाना ही करना है। आप जरा देखिए SN2 में, सोचिए कोई माहौल नहीं बना है, एक सीट पे 4 लोग का रिजर्वेशन है, 3 लोगों का है, चौथा या 5वां नंबर का एक आदमी और आके वहां बैठ गया, उससे बोलेगा भाई हमको थोड़ा बैठ जाने दो, जगह दे दो, उसे बहुत थोड़ा जगह दिया जाएगा, वही कम यहाँ कर रहा है। कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड में हाइड्रोजन और कार्बन में, कार्बन में पॉजिटिव चार्ज है, तो मतलब कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। कोई आदमी उस पर थोड़ा वीक होगा, कमजोर होगा, बाहुबली बैठा होगा तो बैठने नहीं देगा। उस आदमी के पास, उसके बगल में ये न्यूक्लियोफाइल आके बैठ गया, मतलब एक लोग वहां 5वें नंबर के जो पैसेंजर है वो बैठ गए, या 4थे नंबर के। अब वो थोड़ा जगह तो उनको मिल गया, लेकिन देखो वो सीट सिर्फ 3 लोग या 4 लोगों के लिए बैठने के लिए बना हुआ था। 5वां नंबर का आदमी जब वहां आकर बैठ गया तो वो सीट वहां थोड़ा अनस्टेबिलिटी की ओर लोग आने लगे, वहां वो जगह कैसा हो गया, अनस्टेबल। उसको हम लोग क्या नाम दे रहे हैं, ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन कुछ देर के बाद सोचो कि होता क्या है कि कभी कभी लोग, मतलब वहां अगर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियो है, मतलब वो थोड़ा जो बैठने वाला है वो ज्यादा मजबूत है बाकी 4 के कंपेयर में, तो धीरे धीरे वो अपना जगह ज्यादा अच्छा बनाएगा, और उसकी डर की वजह से उसके बगल वाले लोग बोलेंगे नहीं, उसमें से किसी एक को रिप्लेस होना पड़ेगा थोड़ा, ताकि वो जो जगह है वो स्टेबल बना रहे। तो जो ये न्यूक्लियोफाइल की वजह से X जा रहा है रिप्लेस होकर के लिविंग ग्रुप के फॉर्म में। ये रिएक्शन कैसा हुआ, SN2। ये है हमारा जो हम हमेशा जर्नी करते हैं उससे रिलेटेड SN1 SN2। यहां जो माहौल था वो पोलर प्रोटीन सॉल्वेंट था, यहां कोई माहौल ही नहीं था। तो आपसे पूछेगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन कहां होता है, आप बहुत बड़े आराम से बताना है, SN1। ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन कहां होता है, SN2।
वीक न्यूक्लियोफाइल कहाँ काम करेगा, SN1 में कर लेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल फेवर कहाँ होगा, SN2। पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत कहाँ होगी, SN1। पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट की जरूरत कहाँ होगी, SN2। एग्जांपल DMF, DMSO, DMA, ये सब कैसा सॉल्वेंट है, पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट। देखते ही समझ में आएगा कि वहां लिसिस नहीं होगा, रिएक्शन फेवर SN2। वाटर लिख दे, अल्कोहल लिख दे, अमोनिया लिख दे, कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाए, तुरंत समझ जाएंगे लिसिस होगा, देयर इज SN1। ये ध्यान देना है। चलिए अब हम लोग अल्किल हैलाइड, अब लास्ट लाइन आप समझ लो, फिर उसके बाद आगे आएंगे आज की क्लास में। इतना पहले आप समझ लीजिए, अल्किल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड में नेचर दोनों का डिफरेंट मैंने कर दिया। SN1 में टर्सरी अल्काइल हैलाइड मोर रिएक्टिव होता है, SN2 में टर्सरी अल्काइल हैलाइड लिस्ट रिएक्टिव होता है या अनरिएक्टिव होता है। ये आप समझो, टर्सरी की बात नहीं कर रहा हूं। क्यों? टर्सरी अल्किल हैलाइड में इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा इसलिए है ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन। इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन के फॉर्मेशन की वजह से, इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है, टर्सरी। जिसके इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा, एक प्रोडक्ट बनने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगा। जो इंटरमीडिएट ज्यादा स्टेबल होगा, प्रोडक्ट ज्यादा अच्छा बनेगा। इस वजह से हम लोग SN1 में टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, देन मिथाइल हैलाइड, ये है SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर। तो अल्काइल हैलाइड में आप ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी अगर आप देखोगे, क्लासिफिकेशन देखोगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, टर्सरी। SN1 में जरा सोचो, SN2 में टर्सरी की अनरिएक्टिविटी सबसे कम। क्यों? क्योंकि इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस है। अगर इस स्ट्रक्चर में न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अटैक कराएं तो आएगा ही नहीं। आप सोचो, एक ही घर के 4 बाहुबली एक जगह पे बैठे हैं, कोई आकर वहां बैठेगा नहीं, वो लोग बैठने ही नहीं देंगे। SN1 की रिएक्टिविटी का ऑर्डर टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी एंड मिथाइल हैलाइड। SN1 में एक बात ध्यान देना है, हाईली रिएक्टिव कौन है, टर्सरी अल्किल हैलाइड, जबकि SN2 में टर्सरी अल्किल हैलाइड की रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, मतलब अनरिएक्टिव होगा। तो हम लोग SN2 की रिएक्टिविटी ऑर्डर देखें। मिथाइल हैलाइड सिंगल कार्बन में आसानी से आकर न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा। मिथाइल हैलाइड, देन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। टर्सरी को आप लिख लेना वहां पे अनरिएक्टिव, अनरिएक्टिव टर्सरी अल्काइल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। ये इनर्ट की तरफ हेल्प करेगा। दोनों में डिफरेंस क्या है, ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन, टर्सरी अल्किल हैलाइड इज मोर रिएक्टिव इन SN1। SN2 में अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी, न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बैक साइड से, टर्सरी में स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगा, रिपल्सन ज्यादा होगा, दैट इज एक्ट एज ए इनर्ट, इनर्ट की तरफ बिहेव करेगा, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। तो हम लोग SN1, SN2 को एक बार रिवाइज कर लेंगे। सॉल्वेंट कैसा लेते हैं, पोलर प्रोटिक। SN2 में सॉल्वेंट कैसा रखेंगे, पोलर ए प्रोटिक। पोलर प्रोटिक की वजह से कैसा माहौल होगा, सॉल्वोलिसिस होगा। सॉल्वोलिसिस होने की वजह से इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा। SN2 में इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन नहीं बनेगा, वहां क्या होता है, ट्रांजिशन स्टेट, बिकॉज न्यूक्लियोफाइल अटैक फ्रॉम बैक साइड ऑफ लिविंग ग्रुप। रेट ऑफ रिएक्शन यहाँ डिपेंड करता है। SN1 में कंसंट्रेशन ऑफ अल्किल हैलाइड, न्यूक्लियोफाइल अनअफेक्टेड है। SN2 में रेट ऑफ रिएक्शन अल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल दोनों भी डिपेंड करेगा, इसलिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, 2 आएगा। ये बाई मॉलिक्यूलर है, ये क्या होगा, यूनिमॉलिक्यूलर होगा। यहाँ अगर हम बात करें रिएक्टिविटी का ऑर्डर, तो सबसे ज्यादा टर्सरी अल्किल हैलाइड होगा, जबकि यहाँ प्राइमरी या मिथाइल हैलाइड सबसे ज्यादा होगा, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड सबसे कम टर्सरी। इफ रिएक्टेंट इज कायरल, SN1 में अगर कायरल ले लो तो प्रोडक्ट मोर देन 1 बनेगा, मतलब रेसमाइजेशन बनेगा, जबकि SN2 में ऐसा नहीं है। यहाँ क्या होगा, इन्वर्जन होता है। अपोजिट साइड से अटैक करने की वजह से यहाँ प्रोडक्ट कैसा बनता है, इन्वर्जन। ठीक है, आज बस इतना ही। अगले क्लास में इसके आगे देखेंगे, पहले इतना रिवीजन करके आओ।